हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बीटिया। वे डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। सो देखते हैं आज कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो जो मिनिस्ट्री है हमारी सोशल जस्टिस की, उन्होंने एक स्कीम निकाली है माइनॉरिटी सेक्शन के लिए ताकि उनको एम्पावर किया जाए। और जो स्कीम आज ही लॉन्च हुई है 16 फरवरी को। स्कीम देखते हैं स्कीम के बारे में क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, स्कीम किस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए है एंड कैसे उनको हेल्प करेगी। जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोटिफाइड कम्युनिटीज़ के लिए एट अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर। अभी कहते हैं कि कम्युनिटी डिप्राइव्ड क्यों है, क्योंकि अगर कोई कम्युनिटी डिप्राइव्ड है हम तभी उसको बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, सोशल स्कीम्स लेकर आएंगे ताकि उनको एम्पावरमेंट किया जाए। ये जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स होती हैं ये सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड ट्राइब्स होती हैं। इनके ऊपर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इवन इकोनॉमिकली और सोशली भी इनका जो वे ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो भी लो रहता है। इसलिए इस पर्टिकुलर ट्राइब के ऊपर ध्यान नहीं जाता, इसलिए गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर सेक्शन के लिए स्कीम लेकर आई है। और ये जो ट्राइब्स है ये इस तरह से लाइफ ऑफ डेस्टिट्यूशन की ज़िंदगी जी रहे हैं। डेस्टिट्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड लाइफ जी रहे हैं, जिसके ऊपर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई वेलफेयर स्कीम नहीं है, गवर्नमेंट की अगर कोई स्कीम है तो उनकी तरफ फ़ायदा नहीं पहुंचता। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डेस्टिट्यूशन है, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में भी रहते हैं, कोई भी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क का ये पार्ट भी नहीं थे। इसलिए जो प्राइवेट लैंड है और हाउस ऑनरशिप है वो भी इनको कभी नहीं मिला। हिस्टोरिकली से एंसेस्टर्स की लैंड होती है, इनको भी वो प्रिविलेज कभी नहीं मिला। ये जो ट्राइब्स है ये फॉरेस्ट में रहती हैं, अपनी जो लैंड है वो चराती हैं गाय से, या दे हैव ग्रेजिंग लैंड एंड उसको रेजिडेंशियल यूज़ के लिए या फिर लाइवलीहुड के लिए वो यूज़ करती हैं। अब इसके जो हमारी ट्राइब है एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब। जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है उन्होंने डिसाइड किया है कि हम ये कमीशन को बनाएंगे ताकि इस पर्टिकुलर ट्राइब के लिए एक स्पेशली फोकस्ड कमीशन बनाया जाए ताकि इसका डेवलपमेंट हो सके। यानी ये 3 साल के लिए बनाई जाएगी, जो कि रिपोर्ट बनाई गई थी, जो जिसने रिपोर्ट सबमिट किया था दिसंबर 2017 में। इसके अंदर काफ़ी सारी लिस्ट बनाई गई थी, कौन कौन सी कम्युनिटी डिप्राइव्ड है, नेम किया गया था, सब एकदम से सर्वे भी किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड्स फॉर डिनोटिफाइड ट्राइब्स। और जो एक कमीशन थी उसकी रिकमेंडेशंस पर एक डॉक्यूमेंट फ्रेम किया गया, उस जिसमें बनाया गया कि कैसे इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए वेलफेयर और डेवलपमेंट स्कीम्स या प्रोजेक्ट्स लेकर आने हैं। और जो स्कीम है इसका टोटल आउटले 200 करोड़ है, जो कि 5 साल के लिए स्पेंड होगा। 2025 से 2026 तक ये रहेगा। 2021 से 2022 से ये स्टार्ट हुआ है इसी साल से। कंपोनेंट्स देखते हैं, ये जो स्कीम है 4 कंपोनेंट्स में कवर की जा रही है। क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स होंगे, क्या ये स्कीम में जैसे हम बात करें कि वेलफेयर होगा तो किस टाइप का वेलफेयर होगा, वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ये वाला पर्टिकुलर वेलफेयर किया गया है एंड समटाइम्स वी थिंक कि जर्नलाइज्ड है तो इट विल बी देयर, बट वो नहीं होता। इसमें क्या दिया जा रहा है, इसमें कोचिंग देने की बात की जा रही है जो भी कैंडिडेट्स हैं इस कम्युनिटी के, ताकि उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी वो अपीयर हो सकें। फ्री कोचिंग्स दी जाएंगी ताकि उनमें एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो, ताकि गुड क्वालिटी कोचिंग दी जाए। एंड जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी दिया जाएगा ताकि जो कम्युनिटी लेवल पर उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो स्मॉल क्लस्टर्स हैं इन कम्युनिटीज़ के वो भी स्ट्रेंथ एंड बिल्डअप हो सकें। अब देखते हैं, एक पोर्टल भी बनाया गया है ताकि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए, और ये स्कीम उसी पोर्टल से डेवलप की जाएगी, उसी पोर्टल से इम्प्लीमेंट की जाएगी। यानी ये पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस ने ही बनाया है, जिस पोर्टल के 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला ये कि एक जो रजिस्ट्रेशन होगी एप्लीकेंट्स की, उसके अंदर पूरा डिटेल होगा कि क्या फैमिली इनकम है, फैमिली में कौन कौन है, आधार कार्ड की डिटेल, बैंक डिटेल्स, ऑक्यूपेशन डिटेल्स, कास्ट सर्टिफिकेट, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, तो हर एक चीज़ डिटेल्स उसमें पूछी जाएंगी, सो दैट वी हैव द लिस्टिंग एंड प्रॉपर नेमिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइब। सेकेंड पार्ट में होगा कि किस पर्टिकुलर एप्लीकेंट को इस पर्टिकुलर स्कीम से बेनिफिट लेना है विद हिज यूआईडी, जो भी उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है उससे वो ड्राइव करना चाहता है बेनिफिट, तो उसके बारे में भी लिस्टिंग की जाएगी। So this is about this particular scheme. Next is about first ever quadruple asteroid. तो यहाँ पर एक थर्ड मून पाया गया है जो कि मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट को ऑर्बिट कर रहा है, और ये फर्स्ट क्वाड्रुपल एस्ट्रॉयड है जो कि अभी तक फाउंड हुआ है। देखते हैं क्या होता है, कैसे मिला है, कहाँ मिला है, कैसे काम करता है एंड क्या इसके फ़ायदे हैं, हमें कैसे हेल्प होगी टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ।
तो ये जिस ऑर्बिट के अराउंड मिला है, जिस एस्टेरॉयड बेल्ट के अराउंड मिला है, दैट इज इलेक्ट्रा। ये फर्स्ट डिस्कवर्ड है, किसने डिस्कवर किया है? दैट हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय लिचफील्ड यूनिवर्सिटी एंड जो क्रिस्टियन पीटर्स उन्होंने इसको डिस्कवर किया है। जो इलेक्ट्रा है एक तरह से इफेक्टिव डायमीटर इसका 199 किलोमीटर है एंड जो मास है इसका दैट इज 7 × 10⁻18। जो फर्स्ट मून है एक्टेरा का वो डिस्कवर किया गया था 2003 में एंड वो डिस्कवर किया था केक सेकंड टेलीस्कोप का यूज़ करके। जो फर्स्ट मून था उसका नाम था AS20031301 और S1। इसका डायमीटर 6 किलोमीटर है। सो दीज आर द डिटेल्स कि ये 3.5 डेज के ऑर्बिट करता है, 1300 किलोमीटर दूर है प्लैनेट से। इसका दूसरा मून भी है जिसको S2 बोला गया है, ये भी 2014 में डिस्कवर किया गया है, जिसका डायमीटर 2 किलोमीटर है एंड ये 500 किलोमीटर दूर है एक तरह से एंड ये ऑर्बिट करता है 1.2 डेज में। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्टेरॉयड। अब थर्ड मून भी है इसका जो कि ऑर्बिट करता है अर्थ को, इसको S2014 बताया गया है या फिर S3। इसका डायमीटर 1.6 किलोमीटर है एंड इसका ऑर्बिटल पीरियड है 0.679 डेज एंड इसका जो ऑर्बिटल पीरियड है दैट इज 0.692 डेज। अब देखते हैं कि 130 एक तारा के बारे में देखते हैं। एक तरह से लार्ज आउटर मेन बेल्ट में है, जो हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट है उसकी आउटर में फाउंड किया गया है एंड क्वाड्रुपल सिस्टम है। इसके 3 माइनर प्लैनेट मून्स भी हैं जो कि क्रिस्टियन पीटर्स ने डिस्कवर किया है एंड इसका उन्हीं के नाम के आगे नाम रखा गया है, दैट इज़ ग्रीक माइथोलॉजी में जो कि एक एवेंजर थे, दैट इज़ इलेक्ट्रा। तो इसी का उनसे नाम ड्राइव किया गया है। नेक्स्ट इज अबाउट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड राइट टू एजुकेशन। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक पिटीशन वहाँ पर आई थी, उन्होंने उसको एंटरटेन करने से मना कर दिया है। क्या पिटीशन थी? पिटीशन ये थी जो बात कर रहे थे कि जो हमारे मदरसाज होते हैं या वैदिक स्कूल्स होते हैं कि वो एक्सक्लूड कर दें कि कैसे जो चिल्ड्रन है उनका फ्री टू कंपल्सरी एजुकेशन का राइट है 0 to 6 एज के बीच में, तो वो हटा दिया जाए। तो जो एक्लूशन है इस इंस्टीट्यूशंस का वो स्पेसिफाई किया गया 2009 एक्ट में एंड अमेंडमेंट हुआ है 2012 में। एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें बताया गया है कि अगर जो डिसअप्रोप्रिएट नंबर है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के और जो डोमिनेंस है नॉन माइनॉरिटी कैटेगरी का इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सपोज मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है लेकिन उसके अंदर हिंदूज जो कि मेजोरिटी में है उनका डोमिनेशन है, वो ज़्यादा नंबर में है, तो यहाँ पर जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जो पर्पज़ के लिए हमने बनाया है वो इफेक्ट हो रहा है। अब लीगल प्रोविजंस देखते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा पार्लियामेंट उन्होंने लॉ बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स हैं जो माइनॉरिटी से डील करते हैं। दैट इज़ राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A। ये डिस्क्राइब कि हर एक पर्सन को, हर एक बच्चे को 6 से 14 ईयर्स के बीच में राइट है कि वो फ्री एजुकेशन को हासिल करे। जो अंडर आर्टिकल 21A है ये ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट में, जिसमें बताया गया है कि 25% रिजर्वेशन भी दी जाएगी उन सेक्शंस के बच्चों को जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, जैसे कि SCs हैं, STs हैं या फिर सोशल बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर डिफरेंटली एबल्ड है। तो इन सेक्शंस के बच्चों को 25% रिजर्वेशन का भी प्रोविजन दिया गया है, अलॉन्ग साइड कि उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होगी बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 and 14 ईयर्स। अब आर्टिकल 29 30 देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अंदर राइट्स के बारे में बताया गया है माइनॉरिटीज़ एंड माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशंस का। जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है उनके पास फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 30, ताकि क्या दिया गया अंडर आर्टिकल 30 कि वो अपना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपनी ही चॉइस से, तो उनको चॉइस भी यहाँ पर दी गई है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेक्शन 14 सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 को ऐड किया गया है। जो सेक्शन 1 है सबसेक्शन 5 उसके अंदर बताया गया है, ये सेक्शंस है राइट टू एजुकेशन एक्ट के, कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्ट शैल अप्लाई टू मदरसाज, वैदिक पाठशालाज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्राइमरी इम्पैटिक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। क्योंकि जो मदरसाज होते हैं वो बेसिकली किस लिए बनाए जाते हैं, वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं। कि सपोज क्रिश्चियन का मदरसा है तो वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने की बातें करेंगे। अगर मॉस्क है, अगर वो उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरह डेवलप किया है तो वो मुस्लिम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, एक तरह से रिलीजियस इस्लामिक एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। हिंदू है तो सपोज सबका अपना अपना रिलीजन है, तो जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि हमारा ठीक है आप प्रोवाइड कर रहे हो राइट फ्री ऑफ एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, बट ये जो प्रोविजन है ये मदरसाज एजुकेशन जो रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो आपको एक पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करने की बात करें तो ये एक्ट उसको अप्लाई नहीं होता।
और जो सेक्शन 1 है सब सेक्शन 4 वो ये कहता है कि जो प्रोविजंस है आर्टिकल 29-30 के कॉन्स्टिट्यूशन के वो राइट देते हैं चिल्ड्रन को कि कंपल्सरी एजुकेशन उनको दी जाए। अब आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं पिटिशनर्स की, उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला है कि जो रिलीजियस कॉनोटेशन है फॉर्मेटिव ईयर्स में, क्योंकि 6 से 14 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है किसी भी चाइल्ड की ज़िंदगी में, किसी भी चाइल्ड की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दीज आर द फॉर्मेटिव ईयर्स, दीज आर द ईयर्स दैट लेड फाउंडेशन फॉर द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि अगर इस पर्टिकुलर ईयर में रिलीजियस आप बच्चे के दिमाग में डाल रहे हो तो उसका एजुकेशन की तरफ ध्यान कम जाएगा, वो ज़्यादा एक हमारी सोसाइटी में एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादा हैं। तो अगर हम एक ही पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में स्टूडेंट को बता रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिज्म की तरफ भी जा सकता है, और जो उनका फॉर्मेटिव ईयर है वो रिलीजियस कॉनोटेशन उनके दिमाग में लेकर आ जाएगा। इसलिए अगर जो दूसरे स्टूडेंट्स से अगर हम कंपेयर करें जो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं और जो मदरसाज हैं, तो उनके स्टूडेंट्स के लेवल में, क्वालिटी में, अंडरस्टैंडिंग में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसलिए बात की जा रहा है कि कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम होना चाहिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इक्वालिटी दिया जा सके। जो राइट है किसी भी स्टूडेंट का वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि सिर्फ फ्री ही एजुकेशन मिले, बट उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी बच्चों को फ्री मिलनी चाहिए एजुकेशन, लेकिन कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अधरिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, वो बोलते हैं कि अगर आप मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कि जो हमारा मेन एम है, जो हमारे प्रियम्बल में दिया गया है एम, ताकि हमें फ्री कंपल्सरी एजुकेशन देनी है, पर्टिकुलरली जो फ्रेटर्निटी है, यूनिटी है, नेशनल इंटीग्रेशन है, तो उसके लिए हमें कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत है। इसलिए जो कोर्ट है वो डिक्लेयर करे सेक्शन 1 सेक्शन 5 को एज इरेशनल, एज आर्बिट्रेरी, कि वहाँ पर इक्वालिटी आनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए, चाहे वो मदरसा में स्टडी कर रहे हैं उनको हिंड्रेंस नहीं आनी चाहिए। इसलिए जो नीड है, रिक्वायरमेंट आई कि हमें रिव्यू करना चाहिए क्या एग्जाम्पशंस दिया जा रहा है राइट टू एजुकेशन अंडर के लिए विद रिस्पेक्ट टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि जो आर्टिकल 30 है वो यही कहता है कि उनको अपना जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है बनाने का हक है, फॉर कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस प्रोटेक्शन भी उनको दिया जाएगा। हाउएवर कॉन्ट्रवेंशन भी आ रहा है क्योंकि आर्टिकल 21A को कॉन्ट्रवेंट कर रहा है, क्योंकि वो चिल्ड्रन के राइट का प्रोटेक्शन है, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन। तो इस वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। ऑल राइट, सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ये जो आर्टिकल है 21A बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में चांसेस हैं इससे रिलेटेड गवर्नमेंट कुछ ना कुछ यूपीएससी पूछ सकती है, तो दिस आर्टिकल यू शुड नो एंड रीड। एंड ये जो इशू है माइनॉरिटी एजुकेशंस का, ये भी बहुत ज़्यादा है, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो जाते हैं। एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से जितने भी स्कीम्स हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट लॉन्च किए, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम educational point of view also. So this is all about today's session. I hope you like it. If you have any doubt, do let us know in the comment section. So thank you very much, and don't forget to write us to us at info@officerbta.com in case अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें लिख कर बताना मत भूलिएगा. So thank you and all the best for your preparation.